जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और साथ में सब लोग अपना अपने बड़ों का सबका ध्यान रखना। और बच्चों, अब और भी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं तो आप घर से बाहर ना निकलें। यूज़ प्रॉपरली सैनिटाइज हैंड वॉश। जब भी आप बाहर निकलो तो घर पे आने के बाद अपने हैंड वॉश करो, अच्छे से फेस वॉश करो। पॉसिबल हो तो आप बाथिंग भी कर लो तो ज़्यादा बेस्ट है। और यूज़ मास्क प्रॉपरली। एंड आप घर से विदाउट रीज़न कुछ भी इमरजेंसी हो तो बाहर मत जाइए। बच्चे घर पे रहिए। आप घर पे रहोगे, स्टे होम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप अच्छे रहोगे तो घर पे सभी लोग भी, जिसको अगर आपके पेरेंट्स को कहीं जाना है, इमरजेंसी है तो ही बाहर निकलिए। बच्चों, आप लोग नहीं जाइए, ठीक है? तो बच्चों, आज मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल से क्लास 5th को 18 जुलाई को आज हम व्याकरण से हम कुछ मैं आपको बताऊंगी। आज हम व्याकरण से पार्ट नंबर 2 वर्ण विचार करेंगे। तो आज हम लोग बच्चों अपनी अपनी बुक आप निकालिए, उसमें से मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, जैसे कि आपका वर्ण विचार है, जैसे कि इसमें आपका दिया गया है बच्चों, तो आप इसका मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, साथ में अर्थ भी बताती हूँ कि जिन ध्वनियों का हम बोलते समय प्रयोग, अपने मुख से जिन ध्वनियों का जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं और उन ध्वनियों को जो हम लिखित रूप में लिखते हैं उनको वर्ण कहते हैं। उन्हें वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके जो हम हैं और जो शब्द है आपका उसको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन वर्ण को हम तोड़ नहीं सकते, उसके और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। और वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है, जो आपके वर्णमाला है, उसमें जो एक एक वर्ण जो दिए गए हैं उनको एक माला की तरह पुरो कर रखना, उनको व्यवस्थित करना वर्णमाला कहलाता है। कि अगर आपको जैसे एक माला है, माला को उसके जो मोती हैं उन्हें मोती को एक धागे में पिरोकर रखा जाता है, तब वो माला बनती है। अदरवाइज अगर वे मोती अलग अलग हैं तो उनको हम मोती कहते हैं, उनको माला नहीं कहेंगे। लेकिन उनको धागे में पिरोकर एक जगह इकट्ठित कर देना, उसको हम माला कहते हैं। ऐसी ही वर्णमाला है, जैसे वर्णों को हम इकट्ठे कर कर एक ग्रुप में सजा देते हैं, एक समूह में व्यवस्थित कर देते हैं, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। ओके बच्चों, तो वर्णमाला में मुख्य से ऐसे अह तक 44 वर्ण होते हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा कि आपके 11 आपके स्वर होते हैं और जो आपके बाकी के 33 बचते हैं वो आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको आगे का अब चलते हैं। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? आपके 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। अब आप बोलोगे नहीं मैम, क्या कहते हैं, स्वर तो 13 होते हैं। नहीं बच्चों, अब आप बड़े हो रहे हो तो अब जब आप छोटे थे तब हम इस चीज़ को कह सकते थे 13 है, लेकिन अब आप बड़े हो रहे हो तो उनके भी अब जो अंगा और आहा है उनके भी अपने अलग अलग नाम हैं, तो वो आपके स्वर में नहीं आते हैं, वो आपके अनुनासिक और अनुस्वार में आते हैं। वो अब आगे अब आप पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि अंग और अनुस्वार का कहाँ हम प्रयोग करते हैं। तो इसलिए 11 शब्द जो वर्ण आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो वर्ण में हैं, वो 11 हैं। तो 11 में वर्ण जो हैं वो 11 स्वर कहलाते हैं और 33
यानी कि 33 आपके व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो और इन सब को इकट्ठी करके जो वर्णमाला बनती है उसको हम वर्णमाला कहते हैं, और वो हमारे 44 होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये यहाँ पे दिखाया गया है स्वर। देखो मैंने जैसे बताया आपको, आ ई औ री ए ओ और औ, ये आपके स्वर हैं। व्यंजन कौन से हुए? क ख ग घ ड़ च छ छ ज झ झ, ट ठ ड ढ ढण, त थ ध ध न, और प फ भ भ म, य र ल व, श श स है। ठीक है, तो अगर क जब दिया गया है तो ये क वर्ग हुआ, च है तो च वर्ग हुआ, ट है तो ट वर्ग हुआ, त है तो त वर्ग है, प है तो प वर्ग है। ये जो आपके 5 हुए तो ये वर्ग हुए इसमें आपकी वर्णमाला में, कि क से प तक आपके 5 वर्ग हैं। क वर्ग, त वर्ग, जो वर्णमाला का इनका पहला शब्द वर्ण दिया गया है वो आपका वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, उसके बाद आपका आता है य र ल व, ये आपके अंतस्थ वर्ण हैं, और श श श और है ये ऊष्म है। विशेष शब्द कुछ और भी हैं जो आपके पंचम वर्ग कहलाते हैं, जैसे आपके इनके जो लास्ट वाले हैं ड, ड, अण, य, न, म, ये आपके व्यंजन जो दिए गए हैं ये पंचम वर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं, कुछ अन्य वर्ण भी दिए गए हैं। ए, आ, ड, ढ, आ, ज, फ, स, श्र, त्र, य। अब आप कहोगे मैडम ज्ञानी भी दिया है, त्रिशूल भी दिया है। ये वर्ण भी हिंदी वर्णमाला के ही अंग है, लेकिन इनके भी सबके अलग अलग नाम हैं। कुछ द्वित व्यंजन है, कुछ संयुक्ताक्षर व्यंजन है, कुछ संयुक्त व्यंजन है, कुछ अनुसार हैं, कुछ अनुनासिक हैं, कुछ अयोग वर्ग में आते हैं। इस तरह ये अयोगवाह में आते हैं। ये सब अलग अलग इनके नाम हैं। ये आपके स्वर और व्यंजन में नहीं आते, ये वर्णमाला में आते हैं, लेकिन इनको आप स्वर और व्यंजन में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आप कैसे, अब मैं आपको उनका सबका जो मैंने बोला अंग और आहा अयोगवाह कहलाते हैं। ये जो वर्ग है अयोगवाह कहलाते हैं। अयोग में अनुसार और अनुनासिक इन दोनों में आते हैं। अब जो आप ऊपर हल्का सा जो चंद्र दिया गया है, जय में नुक्ता लगाते हैं, जो डॉट लगाते हैं, फे में लगाते हैं, ये आगत ध्वनियां हैं और आ अंग्रेजी भाषा से तथा फा आदि जो है ये अरबी भाषा से दिया गया। जैसे साफ, साफ, साफ जब बोलते हैं तो उसमें नुक्ता आता है नीचे। जमीन, जो इस तरह से साउंड जिनकी निकलती है वो अरबी भाषा जैसी साउंड भाषा में उनकी ध्वनियों में फा और जा के नीचे हम नुक्ता लगाते हैं। ठीक है, ये जो आपका ज और फ का जो शब्द आया है ये अरबी फारसी भाषा से आया है। फिर अब आपके जो पंचम वर्ग के थे, पंचवर्ण कौन कौन से थे मैंने अभी आपको बताया था, ड, न और मैं, ये पंचवर्ण कहलाते हैं। और ड और ढ अतिरिक्त वर्ण हैं। ये जो ढ ढक्कन जैसे हम ढक्कन जैसा जो बनता है और ड डमरू जैसा जो बनता है, ये भी हमारे अतिरिक्त वर्ण हैं। फिर अभी मैंने आपको बताया था संयुक्त अक्षर व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, वे कैसे, जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्षत्रिय, त्रय, ज्ञानी और श्रमिक। तो ये आपके संयुक्त अक्षर क्या कहते हैं, व्यंजन हैं। ये दो शब्दों से मिलकर, 2 या 3 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो ये आपके पूरी जो वर्णमाला है उस वर्णमाला को ऐसे ऐसे भागों में बांटा गया है। कैसे कि आपके 11 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 अनुसार अनुनासिक हैं, और क्या कहते हैं 5 आपके जो पंचवर्ण में आते हैं,
और जो 4 शब्द हैं वो संयुक्त अक्षर व्यंजन हैं, और क्या कहते हैं कि आ जै फै ये अरबी भाषा से लिए गए हैं। तो ऐसे आपके पूरी वर्णमाला को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो अब आती है स्वर की बात। स्वर कौन से होते हैं? स्वर क्या हैं? स्वरों का उच्चारण जो स्वतंत्र रूप से किया जाए, जिन्हें बोलते समय मुख से बिना किसी रुकावट के कोई भी ध्वनि निकलती है, कोई भी आवाज जैसे हम बोलते हैं उसमें कोई रुकावट नहीं, हम फ्लो में बोल देते हैं। आ ई ऊ औ, जो हम फ्लो में बोल दे रहे हैं या किसी का उसके साथ कोई संबंध नहीं हो रहा है, उनको हम स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। ये 2 तरह से लिखे जाते हैं। कैसे? स्वर कैसे लिखे जाते हैं? 2 तरीके से। आप कहोगे मूल रूप से, 1 मिनट बच्चों, स्वर आपके जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। 3 तरह के आप स्वर कह सकते हो कि आपके स्वर जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुतु स्वर। प्लुतु, ठीक है, 3 रूप से होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। अब आप ये ध्यान रखना, 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर के भी 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कैसे होते हैं? ह्रस्व, जिन स्वर को बोलने में समय नहीं लगा, तुरंत बोल देते हैं, ये स्वर 4 होते हैं। इस तरह के जो स्वर है ए, ई, ऊ और री, यानी कि छोटे वाले ए, ई, ऊ जो छोटे वाले हैं वो आपके कम समय लगता है, तो उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, दीर्घ मीन्स बड़ा, तो यानी कि जो बड़े स्वर हैं, जैसे कि ए का बड़ा क्या हुआ? आ, ई की बड़ा क्या हुआ? बड़ी ई, ऊ का बड़ा क्या हुआ? औ, ए, आई, ओ और औ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 हमारे कौन से हुए? दीर्घ स्वर हुए, और 4 हमारे ह्रस्व स्वर हुए। इनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। ए, आ ज्यादा टाइम लगा, ई थोड़ा साउंड खींचनी पड़ती है, यानी कि जितना हमें ह्रस्व स्वर को बोलने में टाइम लगता है उससे ज्यादा समय हमें दीर्घ स्वर को बोलने में लगता है, दुगना समय लगता है। और प्लुतु स्वर कौन से होते हैं? इनके स्वर में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, जो इनको और भी ज्यादा, जो जितना हमें ह्रस्व स्वर को बोलने में लगता है उससे 3 गुना स्वर बोलने में हमें ह्रस्व स्वर में प्लुतु स्वर में लगता है। जैसे ओम, प्लुतु स्वर के एस जैसा जो चिन्ह बना होता है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग जो हम करते हैं वो उनकी जो पहचान है वो हम एस जैसा बनाते हैं। जैसे ओम लिखते हैं तो उसमें हम ऐसे बना के लिखेंगे, एस जैसा। ओके, तो ये थे हमारे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुतु स्वर। ह्रस्व स्वर कितने हुए? हमारे 4 हुए, दीर्घ स्वर हमारे 7 हुए, ठीक है। अब आती है आपकी, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, अनुस्वार और अनुनासिक, ठीक है। अनुस्वार, इसका हम नाक से उच्चारण करते हैं, जैसे घंटी, चंचल, पतंग, कंघा, कंघा, ऐसे इनका चिन्ह जो अनुस्वार होते हैं, इनका चिन्ह हम अंग की बिंदी लगाकर करते हैं। कैसे करते हैं? अंग की बिंदी लगाकर हम इसका अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। और अनुनासिक क्या है? इसका उच्चारण नाक से वो अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे गूंज, छाव, पाव, इसका उच्चारण। और इसका जो चिन्ह होता है, इसका चिन्ह चंद्र, और उसमें एक डॉट या एक बिंदु होता है, उसे चंद्र बिंदु कहते हैं,
तो अनुस्वार अंक की बिंदी में और जो आपका अनुनासिक है वो चंद्र बिंदु के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जिसका उच्चारण गले और नाक से होता है वो अनुनासिक है, और जो जिसका उच्चारण केवल नाक से होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो 1 मिनट आप बच्चों